नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार में आजकल ज़्यादातर फैसले मोदी नहीं ले रहे, अमित शाह ले रहे हैं। अमित शाह ही देश की संसद चला रहे हैं। अमित शाह ही उपराष्ट्रपति की छुट्टी कर रहे हैं। अमित शाह ही राज्यसभा में प्रधानमंत्री की जगह पर जवाब दे रहे हैं। अमित शाह ही ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं और अमित शाह ही चुनाव संभाल रहे हैं। तो क्या मोदी रिटायरमेंट मोड की तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी जगह अब शाह लगाम संभालेंगे देश की, या फिर मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, अमित शाह को लाल कृष्ण आडवाणी की तरह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, या इन दोनों में से कुछ नहीं होने वाला, इससे भी कुछ बड़ा होने जा रहा है इस सरकार में और जल्दी। अब दोस्तों, ये बात सही है कि पिछले 11 वर्षों से मोदी के बाद अगर कोई नंबर 2 है इस रिजीम में तो अमित शाह ही हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अमित शाह नंबर 2 की जगह नंबर 1 वाले फैसले ले रहे हैं। यानी जो फैसले प्रधानमंत्री मोदी लेते थे वो पहली बार अमित शाह फैसले ले रहे हैं। और इससे पहले मैं इस खबर की और गहराई में जाऊं, मैं चाहूँगा कि आज क्या हुआ जो बड़ा चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला ये था कि आज काफ़ी समय के बाद एनडीए की बैठक बुलाई गई पार्लियामेंट में, और मोदी जी उसके चीफ गेस्ट थे, या आप कह सकते हैं मोदी जी उसके हीरो थे। लेकिन मोदी जी ने हीरो किसको बनाया? अमित शाह को। मोदी कसीदे पढ़ने लगे अमित शाह के, और यहाँ तक कह गए कि आडवाणी से भी ज़्यादा लंबे समय तक ये गृह मंत्री रहे, यानी आडवाणी से भी बेटर बता दिया, यानी अपने गुरु आडवाणी से भी बेहतर बोल दिया मिस्टर शाह को। कहा कि देश में सबसे ज्यादा दिनों तक टिकने वाले मजबूत गृह मंत्री अमित शाह हैं। मोदी बोल रहे थे एनडीए के सारे सांसदों के सामने पार्लियामेंट में, एनडीए की बैठक में। अब मोदी सिर्फ अमित शाह के कसीदे ही नहीं पढ़ रहे हैं भरी सभा में, बल्कि बहुत सी छूट भी अमित शाह को दे रहे हैं। जो मन में आ रहा है अमित शाह के वो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो रातों रात, या यूं कहें 2 घंटे के अंदर जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन रेजिग्नेशन, उसके पीछे मोदी से कहीं ज़्यादा भूमिका अमित शाह की थी। अमित शाह नहीं चाहते थे कि जगदीप धनखड़ अब कुर्सी पर रहें, और वैसा ही हुआ। जगदीप धनखड़ को घंटे भर में इस्तीफा देना पड़ा। पहली बार देश का एक उपराष्ट्रपति इस्तीफा देने पर मजबूर होता है। यही नहीं, एक और बड़ी घटना हुई जिसको हम लोग समझ नहीं पाए, और वो घटना थी ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में राज्यसभा में प्रधानमंत्री को जवाब देना था, और प्रधानमंत्री की जगह पहली बार जवाब दिया अमित शाह ने। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से राज्यसभा में मोदी नहीं बोले, शाह बोले। अब बीजेपी के इनसाइडर्स का कहना है कि अमित शाह की ये जो नई ताकत है, या सरकार में जो बदलाव है, ये अब दिख रहा है बहुत से लोगों को। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस दिन चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है और मोदी अमित शाह के ही आदमी को मोहर लगा देते हैं, अमित शाह के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, अमित शाह के जो सेक्रेटरी थे ज्ञानेश कुमार, अमित शाह के सबसे करीबी अफसर, जिनको इस्तीफा दिलाकर इलेक्शन कमीशन में लाया गया और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, जिस दिन ज्ञानेश कुमार इस देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए, शाह की ताकत उसी दिन मोदी ने बढ़ा दी थी। सवाल है कि यह ताकत मोदी क्यों बढ़ा रहे हैं? इसके पीछे खेल क्या है? इसके पीछे गेम क्या है? इसकी तह में मैं आगे जाऊंगा इसी वीडियो में। अब दोस्तों, आज बीजेपी के एक सीनियर लीडर से मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि मोदी जी आजकल लोकसभा में नहीं दिखते, राज्यसभा में नहीं दिखते, प्रधानमंत्री को जहां जवाब देना होता है, रिप्लाई देना होता है राज्यसभा में, वो वहां भी नहीं दिखते हैं। पूरे वक्फ कानून में वो दिखे नहीं, बल्कि विदेश चले गए। ऐसा क्या है कि ना ऑल पार्टी मीटिंग में जाते हैं, ना अपोजिशन के साथ बातचीत करते हैं, ना अपनी पार्टी की मीटिंग में जाते हैं? ये जो विड्रॉल सिम्टम्स है, ये जो बैकफुट पर मोदी जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? अब इस नेता का ये कहना था कि दरअसल मोदी के मिजाज में अल्पमत की सरकार चलाना नहीं है। ये जो 240 की संख्या है, यही मोदी की सबसे बड़ी दुखती रग है। वो अल्पमत की सरकार चला नहीं पा रहे। दरअसल 2001 से 2025 तक का अगर आप मोदी का सफर देखें तो मोदी ने हमेशा
मेजॉरिटी वाली सरकार चलाई है। मोदी ने हमेशा बहुमत वाली सरकार चलाई। पहली बार साल भर से वो अल्पमत सरकार में फंसे। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, दूसरी तरफ नायडू हैं। नीतीश की पारी समाप्त हो रही है नवंबर में और नायडू साहब नाराज चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में मोदी प्रेशर में दिख रहे हैं और कुछ प्रेशर राहुल गांधी ने और ट्रंप ने भी बढ़ा दिया है। अब दोस्तों, मोदी वाकई रिटायर होंगे जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा था कि 75 बरस की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, और मोदी 17 सितंबर को 75 बरस के हो रहे हैं। क्या मोदी रिटायर होंगे या मोदी प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, मिस्टर शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, या फिर कुछ और होने जा रहा है जो आरएसएस के दिमाग में चल रहा है? बड़े मुश्किल सवाल हैं। मोदी के जहन में क्या है, बीजेपी के अंदर क्या है, आरएसएस के अंदर क्या है। इसलिए आज मैंने डॉक्टर हरी देसाई साहब को बुलाया। अब डॉक्टर देसाई एक ऐसे शख्स हैं जो मोदी को तब से जानते हैं जब मोदी जी आरएसएस में थे, बीजेपी में नहीं आए थे, और वो अमित शाह को तब से जानते हैं गुजरात से जब अमित शाह विधायक नहीं बने थे। तो आज हरी देसाई साहब को सुनिएगा क्या बोलते हैं, इनसाइड स्टोरी क्या बताते हैं। लखेड़ा साहब को भी मैंने मिलाया है, उमाकांत लखेड़ा साहब को, उनसे भी मैंने पूछा है कि आपको क्या लग रहा है, ये जो अमित शाह को अचानक ताकत दी जा रही, हर मोर्चे पर आगे किया जा रहा है, होने क्या जा रहा है इस सरकार में? लखेड़ा साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट चल रही हो या कोई ऑल पार्टी मीटिंग चल रही हो या फिर इलेक्शन कमिश्नर किसको चुनना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हर जगह अमित शाह के आदमी, सारे फैसले अमित शाह ले रहे हैं, हर जगह अमित शाह दिख रहे हैं, मोदी बैकफुट पर हैं। क्या आपको लग रहा है कि मोदी साहब का ये जो 240 की संख्या है, अल्पमत की सरकार चलाने का उनका कोई मन नहीं कर रहा है? क्या वो रिटायरमेंट मोड में धीरे धीरे अमित शाह को आगे कर रहे हैं? आज उन्होंने कसीदा पढ़ा संसदीय दल की बैठक में कि लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ दिया अमित शाह ने। अमित शाह से बेहतर कोई इस देश में जो है गृह मंत्री नहीं हुआ। क्या मोदी अपने पुराने साथी हमराज को, हमसफर को स्पेस दे रहे हैं आगे के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मोदी पूरी असुरक्षा से घिरे हुए और डरे हुए, और उस डर के कारण वो आज उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में मानसिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को मानसिक तौर पर उनकी तारीफ कर दी और मानसिक रूप से उनको तैयार करने के लिए कि ये मेरे बाद ये संभाल सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। जी, अमित शाह ही संभाल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये उनका जो डिसीजन है ये पूरी तरह तानाशाही भरा डिसीजन है, इसलिए कि औपचारिक तौर पर राजनाथ सिंह नंबर 2 है। जब ये विदेश जाते हैं मोदी जी और कोई इमरजेंसी बैठक, उनके राजनाथ सिंह अध्यक्षता करते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग का सारा काम राजनाथ सिंह के सुपुर्द था। तो ये अनडेमोक्रेटिक तरीका है जो उनके काम करने का तरीका है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनमें बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है। आरएसएस तो खिलाफ है ही है, लेकिन ये एक तरह से मोदी की डिक्टेटरशिप और सुरक्षा के कारण या उनकी कमजोरी के कारण ये अमित शाह को आगे कर रहे हैं, ताकि इनकेस अगर मुझे कुर्सी छोड़नी पड़े और पार्टी में विद्रोह होता है या एलाइंस में बिहार चुनाव के बाद एलाइंस भागते हैं या चंद्रबाबू नायडू भागते हैं, तो ऐसी दशा में पार्टी के भीतर कोई सेकंड मैन इन कमांड, अगर जाते हुए प्रधानमंत्री को तो पूछा जाता है ना कि भाई आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो कहता साहब ये मेरी इच्छा है कि इन्हीं को बना दो, तो उसका थोड़ा बहुत पार्टी में सम्मान किया जाता है कि साहब इन्हीं को रख दो। क्योंकि मोदी को ये समस्या है मोदी की कि मोदी 22 साल से 23 साल से वो पावर में है, उन्होंने सीखा ही नहीं कि अपोजिशन में कैसे रहते हैं। उनके पास तरीका ही नहीं है, सलीका ही नहीं है, सरोकार ही नहीं है कि अपोजिशन लीडर को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो एज ए अपोजिशन पार्टी लीडर मोदी एडजस्ट नहीं करेंगे तो वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और उनको ये भी असुरक्षा है उनके दिमाग में कि अगर अमित शाह कमान संभाल लेंगे किसी तरह जोड़ तोड़ करके और मैं हट जाता हूं तो मुझे सेफ रखेंगे। अदरवाइज मोदी पे तो दुनिया भर के मुकदमे दर्ज होंगे ना भाई, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक कितने मुकदमे दर्ज होंगे, तो इनके पास तो जवाब नहीं है, हर चीज का, किसी चीज का जवाब नहीं है। जब पार्लियामेंट में आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो तो क्या आप कुर्सी से हट जाओगे तब जवाब दे सकोगे? तो कोई आदमी को शील्ड तो चाहिए ना बचाव करने के लिए कि साहब ये मुझे बचा देगा, मुकदमों से बचा देगा, या किसी
कोई राष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो रही है तो वहां जी। बिठा देगा कि भाई इन पर कोई मुकदमा नहीं कर पाए। जी जी, जी, समझ गया। बड़ी बात लखेड़ा साहब ने कही। उन्होंने कहा कि इतने बरसों बरस अमित शाह के साथ काम किया है। अमित शाह ही उनके राज़दार हैं। अमित शाह पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। चारों तरफ से मुसीबत से घिर रहे हैं। इसलिए मोदी अब जितने भी चैलेंज बीजेपी के सामने हैं, उस चैलेंज में मोदी अमित शाह को ही आगे करते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब मोदी संसद में भी नहीं आते और भाषण भी वो अमित शाह से दिलवा रहे हैं। हरि देसाई जी, मेरा एक सवाल ये है और पूरा देश भी जानना चाहेगा कि मोदी और शाह की जोड़ी कब से चल रही है? हम जानना चाहेंगे। क्या जब अमित शाह विधायक नहीं थे तब से मोदी को जानते हैं? जब मोदी जो है वो मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले की दोस्ती है? सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये दोस्ती कितनी पुरानी है? इसका जो आधार है क्या है? ये रिलेशनशिप किस टाइप की है? और ये रिलेशनशिप क्या एक दूसरे की मजबूरी है? नहीं, देखिए, ये दोनों एबीवीपी में कार्यरत थे शुरू में, और जब प्रचारक थे। आप तो दोनों को कब से जानते हैं? आप गुजरात में 90 के दशक से इन दोनों को कब नहीं, से पहले से जानते हैं। 90 के पहले से जानते हैं, यानी जब वो यहाँ पर मान लीजिए कि बीजेपी में शामिल हुए मोदी, उसके पहले से जानते हैं। और मोदी का ऐसा है, मोदी का इतिहास हम आज न डिस्कस करें तो ही अच्छा है। चल ठीक है क्योंकि आज वो प्राइम मिनिस्टर तो हैं, इसलिए मोदी के लिए शाह केवल ऑपरेटर हैं, पोस्टमैन हैं, ऐसा हम पहले से मानते हैं। और दूसरी बात, जब अमित शाह तकलीफ में आए, किसकी वजह से तकलीफ में आए? मोदी की वजह से तकलीफ में आए, तो मोदी का फर्ज था कि उसको बचाए रखना। लखेड़ा साहब क्षमा करें, मगर मोदी के खिलाफ यदि केसेस होते हैं तो अमित शाह के खिलाफ कम केसेस नहीं होने वाले हैं। इसलिए दोनों यानी दोनों एक ही राह में चलने वाले हैं। अमित शाह मोदी से अलग हटके अपने आप को बचाने की ताक में है, ऐसा हम सोचते हैं, यानी हमारा ये आकलन है। मोदी ये चाहते हैं कि अमित शाह को अपने साथ रखें और अमित शाह को ऐसा बताएं कि चलिए हमारे अनुगामी आप होते हैं, हम राष्ट्रपति बन जाएं, उसमें भी आप मदद करिए। तो इस प्रकार से वो कोशिश में लगे होंगे। मगर मोदी क्या सोचते हैं, और कोई दूसरे लोग जो भी सोचते हैं उससे बहुत आगे की मोदी सोचता है। मोदी की चले तो वो आरएसएस को तोड़ भी देगा, मगर टूट नहीं रहा है आरएसएस। यही प्रॉब्लम है उसके लिए। भाजपा तो दो फाड़ हो जाएगी। आपको मालूम होगा, जब गुजरात से मोदी को 6 साल के लिए बाहर किया था, हर राज्य में वो प्रभारी बना, वहां पर अपने लॉयल लोगों का ही उसने डिवीजन करके रखा। आपको मालूम है, शांता कुमार वगैरह को, यानी उसने हिमाचल प्रदेश में बनाए हर राज्य में। तो मोदी लॉयल्टी डिमांड करता है, और मोदी ये आशंकित है अमित शाह उसका लॉयल नहीं है। ये मानकर रखिए सर, मोदी ये समझता है कि अमित शाह उसका लॉयलिस्ट नहीं है। अमित शाह इस ताक में है कि यदि मोदी को जाना होता है तो मैं कैसे बच सकूं। गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाए तो भी अमित शाह चाहेगा कि गुजरात का चीफ मिनिस्टर बन जाए। हालांकि लोग कहते हैं कि वो उससे बहुत आगे निकल चुका है, मगर कुछ ना मिले मोदी के कारण, वो यदि उसको कुछ ना मिले उससे तो अच्छा है। लेकिन चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि दोनों में महत्वाकांक्षाएं हैं और अमित शाह जाहिर तौर पे अगर राजनीति में है तो अमित शाह की महत्वाकांक्षाएं होंगी जाहिर तौर पे, और वो चाहेंगे कि उनको कुर्सी प्रधानमंत्री की मिले। और जो भी नेता है, चाहे राजनाथ हो, गडकरी हो, कोई भी हो, सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते होंगे। मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि अमित शाह बहुत से सीक्रेट्स मोदी के जानते हैं और 20-25 साल से उनके साथ हैं, इस वजह से वो नंबर 2 हैं? यकीनन आपने 2 शब्द प्रयोग किए, हमराज और हम सफर। हम तो पहला जो है विशेषण वही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो उनके राजदार हैं। और अमित शाह, मोदी डजंट बिलीव इन अमित शाह, फ्रैंकली स्पीकिंग।
मोदी उससे काम कराता है, मगर मोदी उस पर वॉच भी रखता है। लेकिन आप नंबर 2 मानते हैं अमित शाह को? अमित शाह इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, फ्रेंकली स्पीकिंग, मगर अमित शाह आतंक का पर्याय भी है, इसलिए वो नंबर 2 है कि नहीं है वो मालूम नहीं। मगर आपने जैसे कहा राजनाथ सिंह के यहां पर मीटिंग होती, क्योंकि राजनाथ अभी भी आरएसएस का विश्वासु आदमी है, जी जी, भले ही वो मैं आ रहा ढीला हूं, ढाला आदमी हो। मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। अब डॉक्टर हरि देसाई 40-45 बरस से मोदी शाह को देख रहे हैं। ये तो कह रहे हैं, भाई देसाई साहब ने कहा कि मैं मोदी को तब से जानता हूं जब वो बीजेपी में भी नहीं आए थे, वो आरएसएस में थे। अमित शाह को मैं तब से जानता हूं जब वो विधायक नहीं बने थे। तो बहरहाल मतलब मैं कह सकता हूं जानकारियों की पूरा का पूरा भंडार इनके पास है और समय बहुत कम है। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा लखेड़ा साहब से, फिर आपके पास आता हूं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है लखेड़ा साहब, ठीक है आप कह रहे हैं कि चारों तरफ से मोदी घिरे हुए हैं, असली प्रॉब्लम मोदी की यह है कि 240 अल्पमत में सरकार है और मोदी का मिजाज नहीं है कि वो 240 की अल्पमत सरकार को ज्यादा खींच पाए। उनका मिजाज नहीं है अल्पमत सरकार चलाना। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मोदी चाहते हैं और 2001 से लेकर 2024 से पहले तक उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ही रही। क्या प्रॉब्लम क्या है इस वक्त जो मोदी बैक ट्रैक कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं? व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम लखेड़ा साहब? देखिए दीपक जी, जो पार्लियामेंट है, खासकर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ जिस तरह से उसका डाउनफॉल हुआ है, 240 पर कन्फाइंड होगी, ये सबसे बड़ा सेटबैक है। मोदी और के ये शुरुआत जी जी मोदी एंड जो भी अमित शाह एंड कंपनी, जो इनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, उसको सबसे बड़ा सेटबैक है। उसका कारण क्या है कि जब एक एग्रेसिव अपोजिशन खड़ा होता है हाउस के अंदर, आप शुरुआत से लेकर के 18वीं लोकसभा शुरू हुई है 11 महीने पहले, तो अपोजिशन के एमपी जब खड़े होते हैं तो इनके साथ उसका मुकाबला करने के लिए टीडीपी के 16 एमपी, नीतीश कुमार के जेडीयू के 12 एमपी, जेडीयू के एमपी और चिराग पासवान के एमपी 34-35-40 एमपी जो इनको सपोर्ट तो करते हैं, 40 एमपी बाहर से, लेकिन वो 50 एमपी मान के चलिए वो बाहर से सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनके बचाव में नहीं आते हो, वो आप तमाशा देखते हैं। ये तो सबसे पहले इनका ये। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या इनकी ये है, इनको ऐसी जो जो इतना खतरनाक अलाई है चंद्रबाबू नायडू, इतना हार्ड बार्गेनर है, इतना हार्ड बार्गेनर है कि उसने इनका गुजरात को जो बजट जाता था वो भी चूक दिया। उसने इतना ग्रांट ले ली उसने, उसके तो दिल्ली के भाग पे छेका टूट गया। अगर कांग्रेस आती है और नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनती तो इनको इतना नहीं मिलता चंद्रबाबू नायडू को। उसने इनको पूरी तरह जैसे गाय के दूध निकालते तो पूरा बछड़े के लिए दूध छोड़ा ही नहीं, बछड़े के लिए दूध नहीं छोड़ा, बछड़े का दूध सब पी गई गाय, पी गया, जो निकाल लिया हाथ से। तो नायडू सारा निकाल रहा है। बाकी नीतीश कुमार ने बिहार के लिए निकाला, मैं बिहार होके आया, बिहार में इतना बेसिक पैसा, इतना डंप हो गया ग्राउंड लेवल पे, वो कहा किसका पैसा? सेंटर का पैसा है, बिहार की क्या इनकम है? तो सवाल ये है कि मोदी पूरी तरह घिरे हुए हैं, संसद के भीतर गिरे हुए हैं, एक मजबूत विपक्ष से गिरे हुए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से सबसे ज्यादा डरते, पहले तो लीडर थे नहीं वो, अब तो वो बाकायदा लीडर ऑफ अपोजिशन है और वो सवाल पूछते आंखों में आंखें डाल के, और इनके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं। दूसरी बात है कि क्रेडिबिलिटी फैक्टर जो है इनका, मोदी, अमित शाह, इनकी जो गवर्नेंस है, इनकी जो फेलियर्स है, उसकी लिस्ट इतनी लंबी हो गई है और उससे इनकी क्रेडिबिलिटी विदेशी मोर्चे पर, फॉरेन पॉलिसी मोर्चे पर सबसे ज्यादा छिछालेदर हुई है। ट्रंप ने आपके गुब्बारे की ऐसी हवा निकाली कि आप खड़े नहीं हो पा रहे, आपके पास जवाब ही नहीं है। पहलगाम पे आपकी पोल खुल गई, जी, चीन के सामने आपकी पोल खुल गई, और चीन भी आपका दोस्त है और ट्रंप भी आपका दोस्त है, तो सवाल का जवाब कौन देगा? आपको देनी चाहिए। जी, लखेड़ा साहब ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि चारों तरफ से मोदी घिरे हुए हैं, प्रॉब्लम उनको नीतीश कुमार और नायडू से भी है, कोई उनके सहयोगी दलों का सांसद उनके बचाव में नहीं। 240 से संख्या आगे बढ़ नहीं पा रही मोदी जी, अभी भी अल्पमत में। जहां 4 जून 2024 को मोदी खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हैं 2025 अगस्त के महीने में।
बहुत सी दिक्कतें हैं, गिरते जा रहे हैं और अंग्रेजी में कहते हैं रनिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज। अब वो आइडियाज भी नहीं कि कैसे हम आगे चीजों को ले जाएं, और ऐसे में रिटायरमेंट मोड की भी बात हो रही है और मोदी कहीं ना कहीं संसद से दूर भाग रहे हैं, संसद से दूर भाग रहे हैं, ऑल पार्टी मीटिंग से दूर भाग रहे हैं, बहुत सी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं और लामाला अमित शाह को आगे आना पड़ता है। देसाई साहब, मेरा सवाल ये, क्योंकि आप 40 वर्षों से मोदी को जान रहे हैं, राजनीति में आने से पहले आप जानते हैं उनको और आज भी उनको आप ट्रैक कर रहे हैं, क्या मोदी रिटायर होंगे? 17 सितंबर को वो 75 बरस के पूरे हो रहे हैं, या अगर बिहार का उनके हाथ से निकल जाता है और भी चुनाव हारते हैं, प्रेशर बहुत उन पर आ जाता है, तो क्या मोदी का मिजाज है, एक तरफ आप कह रहे हैं हिटलर टाइप के हैं, तो क्या वो झुकेंगे, समझौता करेंगे, दर दर भटकेंगे, लड़खड़ाते रहेंगे, चलते रहेंगे, या क्विट कर देंगे कि नहीं बस बहुत हो गया? सर वो क्विट तो नहीं करेंगे। दूसरी बात, मोदी किसी के सामने भी सत्ता के लिए झुकेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं झुकता, मगर वो झुकता है तो पैर खींचता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए वो सत्ता यानी अंत तक वो सत्ता छोड़ेगा नहीं जब तक उसको किकआउट नहीं किया जाए, और वो कौन करेगा ये सवाल है। आरएसएस में दम लगता है आपको? उन्होंने पहली बार बुलाई, पहली बार उनकी पार्टी की मीटिंग बुलाई, पहले तो एनडीए की मीटिंग बुलाई थी अपने आप को जी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कराने के लिए, तीसरी बार अब इस बुलाई है। अब उनको डर है कि शायद बगावत हो जाएगी पार्टी में, मगर मुझे लग रहा है कि भाजपा वाले स्पाइनलेस क्रीचर्स हो गए हैं, वो अपना स्वार्थ देखते हैं और नागपुर की ओर देखते हैं, और नागपुर के लोगों को मोदी यदि पटा लिया है तो कुछ नहीं होगा किसी का। चलिए एक चीज और, एक चीज चलते चलते बता दीजिए, जो भी आप बोलेंगे वो हमें स्वीकार है, क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मोदी के बारे में आप ही को है। अगर मोदी रिटायर होते, मान लीजिए एक सवाल है, मोदी रिटायर होते हैं, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, क्या अमित शाह को मोदी आगे करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे ये बताइए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अमित शाह को भी जाना होगा। अमित शाह को भी क्यों जाना होगा? अमित शाह स्वयं प्रकाशित नहीं है, वो मोदी पर अवलंबित है। स्वयं प्रकाशित नहीं है? हाँ, मतलब मोदी की रोशनी से वो जगमगाते हैं अमित शाह? जी, अमित शाह चंद्रमा है, सूरज से चल रहे हैं, सूरज मोदी है। नहीं, चंद्रमा तो मैं नहीं कहूंगा, चंद्रमा का तो बड़ा आदर करता हूं। नहीं, आपने कहा कि उनके पास अपनी रोशनी नहीं है, आपने कहा अमित शाह के पास तनिक भी नहीं। ही इज ऑपरेटर ऑफ मोदी। ओके, चलिए मैं बहुत फिर कभी आपसे बात करूंगा, और आपके पास किस्से, हजारों किस्से हैं मोदी शाह के, फिर कभी पूछेंगे। लेकिन एक बात जो डॉक्टर हरि देसाई ने कही, पिछले 40-50 वर्षों से इस जोड़ी को देख रहे हैं, और अमित शाह को तब से जानते हैं जब वो विधायक नहीं थे, मोदी जी को तब से जानते हैं जब वो बीजेपी में नहीं थे। इनका कहना है कि भाई चाहे कुछ हो जाए, कोई भी सरकमस्टांसेस आ जाए, परिस्थितियां आ जाए, मोदी आखिरी दम तक कुर्सी पर रहेंगे, वो रिटायरमेंट का फैसला नहीं लेंगे। ये इनका एक आकलन है। दूसरा इनका कहना है कि अमित शाह उनके उत्तराधिकारियों, भले मोदी चाहें ना चाहें फिर भी मुश्किल है, क्योंकि अमित शाह के पास, ये कह रहे हैं डॉक्टर हरि देसाई, अपना कुछ नहीं है। वो मोदी के लिए काम करते हैं, उनके पास अपनी खुद की रोशनी नहीं है, मोदी की रोशनी से जगमगाते हैं, ये उनका कहना है। तो अगर रोशनी गई तो अंधेरा है, फिर ये कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर हरि देसाई साहब, आप आए और आपने काफी रोशनी डाली आज। लखड़ा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी बताई बहुत सी चीजें, और आपकी ये जो कहा कि भाई 240 का जो फिगर है अल्पमत, ये मोदी जी को सूट नहीं करता। मोदी जी का मिजाज, उनका बिहेवियर, उनका एक तरह से आप कह सकते हैं जो कंडक्ट है, वो अल्पमत सरकार चलाने का नहीं, उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, ताकत चाहिए, ये आप कहना चाहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वो स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा दोनों भी आज दोस्तों, हमारे दोनों एक्सपर्ट का थोड़ा सा अलग अलग व्यूज हैं, और मैं चाहूंगा कि दोनों के व्यूज आप खुद तौलिए, खुद समझिए कि होने क्या जा रहा है। लखेड़ा साहब का तर्क कुछ और है, देसाई साहब का तर्क कुछ और है। दोनों ही एक्सपीरियंस हैं, संसद में बरसों से जो है लखेड़ा साहब मोदी और बीजेपी को देख रहे हैं, और 40-50 सालों से गुजरात में मोदी और शाह को
जो है वो देसाई साहब देख रहे हैं। मैं आप पर छोड़ता हूँ आज का फैसला, मैं कोई फाइनल कमेंट आज नहीं दूंगा, मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करूंगा हरि देसाई साहब का, मैं शुक्रिया अदा करूंगा लकड़ा साहब का। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सर, नमस्कार।